एडजस्टमेंट बेस्ड जो एक्सपेंसेस है या ऐसे एक्सपेंसेस जिसका एडजस्टमेंट हमको करना होता है फाइनल अकाउंट में, तो वो जो एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड हैं उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने कर लिया लास्ट लेक्चर में, प्रीपेड एक्सपेंस हमने कर लिया। एक्सपेंसेस के बेस पे जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें ये एक्सपेंस एडजस्टमेंट नंबर 3rd 4th 5th 6th 7 ये आज हम करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि एक्सपेंसेस के बेस्ड पे जो एडजस्टमेंट्स है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनकम बेस्ड, फिर प्रोविजन बेस्ड और फिर अदर वाले। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले ये दोनों हो गए। आज हम 3rd नंबर स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, 3rd नंबर क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स तो आप समझते हो ना कौन कौन सी होती है, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, ये फिक्स एसेट्स होती है। इसके अलावा कुछ करंट एसेट्स भी होती है जैसे स्टॉक, डेटर, बीआर, है ना, उन पे नहीं डेप्रिसिएशन लगता, ओनली फिक्स एसेट्स पे लगता है। और डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम नहीं रहती। इन एसेट्स की वैल्यू हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई, पुरानी हो गई, उसकी जगह नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया, नई चीज़ आ गई, है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए आज मार्केट जाते हैं और बढ़िया सी एक कार परचेज करके लेके आ जाते हैं 10 लाख रुपए की, आज परचेज करी, लेकिन कल अगर आप बेचने जाओगे तो क्या आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, समझ गए? एक दिन में ही फर्क पड़ जाता है। तो कुछ महीने यूज करने के बाद तो उसकी प्राइस और कम हो जाती है। तो वो जो उसकी वैल्यू है उसमें जो ये डाउनफॉल आ रहा है, उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो डेप्रिसिएशन हमें फिक्स एसेट्स के ऊपर लगाना होता है। डेप्रिसिएशन एक अलग चैप्टर होता है, क्लास 11th के अंदर हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, ओके। अब हमको तो यहाँ पर इसकी जनरल एंट्रियों से मतलब है। तो जनरल एंट्री इसकी क्या होती है? अगर एडजस्टमेंट की बात करूं तो इसमें जनरल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो कर देते हैं हम डेबिट। वाई डेबिट क्यों करते हैं? तो उसका रीजन है कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरह का लॉस है, क्योंकि कोई एसेट हमने परचेज करी थी और उसकी वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया ना। तो लॉस हमेशा डेबिट होता है एज पर नॉमिनल रूल। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और मॉडर्न रूल आपको पता है एसेट वाला। एसेट वाला मॉडर्न रूल क्या बोलता है? एसेट डेबिट होती है, एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट करो, बट एसेट अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट बढ़ती थोड़ी है, कम होती है, तभी तो लॉस होता है। तो एसेट क्या होती है इसकी वजह से? डिक्रीज। तो इसलिए हम यहाँ पर जो भी एसेट है उसको क्रेडिट करते हैं। फिक्स एसेट्स जो भी है, अगर प्लांट होगा तो प्लांट हो जाएगा, बिल्डिंग होता है बिल्डिंग, मशीन तो मशीन, फर्नीचर तो फर्नीचर, जो भी है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल के लिए एक मशीन है, मशीनरी है 10 लाख रुपीस की, और उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 10 लाख की मशीन है, उसका 10% होता है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन, यानी कि 10 लाख रुपए की चीज़ अब 1 लाख से कम हो गई है, तो अब वो 9 लाख रुपए की हो गई है। और इसके अलावा जो आपका मशीनरी है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन हो गई। कितने से डाउन हो गई? 1 लाख रुपीस से। हाँ, इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाते थे देखो, एक तो इसको P&L में दिखाया जाता है, क्योंकि एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन। तो P&L अकाउंट में इसको दिखाया जाता है डेबिट साइड में, यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन जो भी आपकी एसेट है, यहाँ मशीन है तो मैं ले लूँगा मशीनरी, कितना? 1 लाख रुपीस। इसके अलावा जो है इसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर इसको एसेट साइड में शो किया जाता है। ये देखो इधर मैं बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट साइड में जो आपकी एसेट्स दिखाई होती है उसमें से लेस हो जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे यहाँ पर आपकी एसेट दिखाई हुई है मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख, ओके। उसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, कितना? 1 लाख। तो अब एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख। तो 1 लाख रुपए का लॉस भी हो गया और 1 लाख से एसेट कम भी हो गई, इसीलिए हमने लॉस भी दिखाया।
और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए उसको क्रेडिट भी कर दिया। आया समझ में? बताइए, ये वो आपका डेप्रिसिएशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ फटाक से रिप्लाई कर दो। तो डेप्रिसिएशन के बाद में अगला आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको देखो, थर्ड के बाद फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लगता है। और ये बिजनेसमैन क्या करता है, इसके अंदर पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मान लेते हैं इसने लगाए 20 लाख रुपए लगाए फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और ये 20 लाख रुपए इस बिजनेस के लिए क्या एक तरह की लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, बताइए आपको क्यों? ये बिजनेस के पैसे नहीं है, बिजनेसमैन के। अब आप बोलोगे दोनों एक है ना, हाँ एक है, पर अकाउंटिंग के पर्पज से हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं। जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम दोनों अलग है। अच्छा, तो फिर ये बोलेगा ना कि भैया यार मैंने तुमको 20 लाख रुपए दिए हैं, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो ये बिजनेस क्या बोलता है, इसको ब्याज मिलेगा, कि आपको जो आपकी कैपिटल है उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते हैं इंटरेस्ट की रेट 10% है, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख रुपीज़। वो 2 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट इसको दिया जाएगा, पर दिया नहीं जाएगा, मतलब कैश में नहीं दिया जाएगा, कहने का मतलब। तो कैसे दिया जाएगा मैं बताता हूँ। देखो, ये क्या बोलेगा, अच्छा यार ये इंटरेस्ट मेरे को देना तो है, हाँ, और बिजनेस के लिए तो ये खर्चा हो गया क्योंकि इंटरेस्ट देना है बिजनेसमैन को, ब्याज देना है, बट ये कैश में नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, इसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं ऐसे। तो कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई? 22 लाख रुपीज़, है ना। ब्याज पे ब्याज कमाना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला मामला हो गया, है ना। तो अब इसमें एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी जो एंट्री है वो देखो, एंट्री क्या होगी? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख रुपए से, हाँ जी। बट ये इंटरेस्ट पे नहीं किया है, पे किया होता तो टू बैंक हो जाता, पे नहीं किया है, तो क्या किया है? इसको कैपिटल में ऐड कर दिया, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। कैपिटल जो है पहले थी 20 लाख की 2 लाख से बढ़ रही है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं एज पर मॉडर्न रूल, तो कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री होती है आपके इंटरेस्ट की। हाँ, अब इसको फाइनल अकाउंट में कैसे शो किया जाता है वो देखिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीएनएल का फॉर्मेट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट का बनाते हैं। पीएनएल के डेबिट में जाएगा क्योंकि एक तरह का आपके एक्सपेंडिचर है, सो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 2 लाख, 2 लाख। और आपकी जो बैलेंस शीट है, हाँ, उसमें आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी? वो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी कैपिटल नाम की। तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वहां पर आप जो ओपनिंग कैपिटल लेते हैं, मैंने आपको फाइनल अकाउंट के अंदर सिखाया भी था, उस ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपकी ये वाली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट भी तो ऐड होता है, हाँ वो भी होता है, ड्राइंग लेस होता है, हाँ वो भी होता है। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी है? 20 लाख, उसमें 2 लाख इंटरेस्ट के ऐड हो गए, टोटल 22 हो गया। हाँ, प्रॉफिट वगैरह है, अगर नेट लॉस है तो लेस होगा, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, ड्राइंग है तो लेस हो जाएगा, वो भी एडजस्टमेंट होते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बताइए जी, ओके, ठीक है, फटाफट से रिप्लाई कर दो, जल्दी से थम्स अप भेज दो। फिर नेक्स्ट नंबर आता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। जीएसटी एंड इनकम टैक्स, ये समझना, देखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स अच्छी चीज है। देखो फिफ्थ नंबर है जीएसटी एंड इनकम टैक्स। जीएसटी एंड इनकम टैक्स, सबसे पहले हम जीएसटी को ले रहे हैं, ठीक है। जीएसटी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस
टैक्स। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्ड्स पे ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ तो ये समझ में नहीं आएगा, तो आप कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? ये एक तरह का सेल्स टैक्स है जो सेल पर, परचेज पर, अपने सर्विसेज पर लगता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने इधर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं भी जीएसटी पे करता हूँ, ठीक है। एकदम रियल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ आज, ठीक। अब मान लेते हैं मेरा कोई कोर्स है, उसकी फी है, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 2000 रुपये, ठीक है। उस कोर्स की फ़ी कितनी है? 2000 रुपये उसकी फ़ी है। उसके अंदर ऐड कर दिया मैंने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। वो दो तरह का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, वो तो जब जीएसटी वाला चैप्टर आएगा तब करेंगे। अभी तो हम ओनली समझ रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, बाकी मुझे पता है भाई 3 तरह का जीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी भी होता है। आई नो वेरी वेल, बट मैं आपको वो सब यहाँ बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट इस टैक्स का कि ये है क्या। ओके, सो जीएसटी जो है, मान लेते हैं 2000 का 18% जीएसटी लगता है, 18%, तो 2000 का 18% जीएसटी है 360 रुपये। इसमें 9% आईजीएसटी है, 9% सीजीएसटी है, ठीक है। तो अब टोटल फीस कितनी हो गई? 2360। ये फीस रिसीव करूंगा मैं, रिसीव्ड बाय कॉमर्स वाले गुरुजी। कितना? 2360 रुपये। तो स्टूडेंट पे कितने कर रहा है? 2360 रुपये फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है? 2 चीज़ें। इसमें मेरी फ़ी कितनी है या मेरी इनकम कितनी है, वो तो ओनली 2000 है, और जीएसटी कितना है इसमें, वो तो 360 है। ये तो मेरी इनकम है, मेरे पास रहेगी, लेकिन ये मेरी इनकम थोड़ी है, ये तो टैक्स है, मैंने तो सिर्फ कलेक्ट किया है। अब मुझे क्या करना है? इसको पे करना है। किसको पे करूंगा? गवर्नमेंट को। उसमें एसजीएसटी है तो स्टेट गवर्नमेंट को, और सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी को, एसजी और सीजी को। अब 360 है ना, हाँ, इसमें से 180 मुझे स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं, 180 मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। और ये मजाक नहीं है, मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ। अगर मेरी कोई कोर्स की प्राइस 2000 रुपये है तो उसमें 18% मैं जीएसटी जोड़ता हूँ, तो होता है 360 रुपये। तो टोटल मेरे से स्टूडेंट से मिले मुझे 2360 रुपये। उसमें से 2000 मेरी फ़ी है, वो मैं मेरे पास रखता हूँ। बाकी 360 रुपये, उसमें से 1 रुपये भी मेरे पास नहीं रहेगा, वो मैं पे करूँगा गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। ऑनलाइन पेमेंट होता है, रिटर्न भरना पड़ता है, 5-10 मिनट का काम है। अगर मुझे आता है तो मैं करता हूँ, अब मैं कॉमर्स का बंदा हूँ तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। किसको नहीं आता, कोई बिजनेसमैन को, तो फिर वो सीए को रखता है, अकाउंटेंट को रखता है, वो करता है ये सारा काम। ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। अब मुझे यहाँ पर ये बात बताओ, ये 360 रुपीज़ क्या मेरे हैं? नहीं, मैंने क्या किया? कुछ नहीं, एक मीडिएटर का काम किया है। कस्टमर, बिजनेसमैन की अगर बात करूं तो क्या करता है? कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, बस। कस्टमर से कलेक्ट करके जब तक गवर्नमेंट को पे नहीं करता, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना शब्दों पे, जीएसटी समझ में आ जाएगा। इतनी हार्ड चीज है ही नहीं, बहुत सिंपल है। कस्टमर से, बिजनेसमैन क्या करता है? मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है। कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, बस। अब अकाउंटिंग एंट्री समझना, कस्टमर से जब हम कलेक्ट करते हैं, हाँ, और अभी तक मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तब तक वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि वो मेरे पैसे है ही नहीं, वो कस्टमर के पैसे हैं, गवर्नमेंट को देने हैं, तो बिजनेसमैन के लिए वो लायबिलिटी है। और जब वो पे कर देगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, सिंपल। अब देखो इसकी जनरल एंट्रीज, जीएसटी की जनरल एंट्रीज देखो, फिर इनकम टैक्स के ऊपर भी आऊंगा। जीएसटी की जनरल एंट्री देखो, मैं क्या करूंगा? जो भी गुड सेल होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? मेरे पास पैसा आता है, मान लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास बैंक में कितने आए? 2360 रुपये आएंगे, बिल्कुल 2360 रुपये आएंगे, है ना। ओके, 2, इसमें से सेल्स कितनी है या फीस कितनी है? सेल्स है ओनली 2000 की, अच्छा, और बाकी तो जीएसटी है, जीएसटी। लेकिन जीएसटी 2 तरीके का होता है, मैंने जैसे आपको बताया, एक स्टेट गवर्नमेंट का, तो एक मैं कर दूंगा एसजीएसटी, ये है 180 रुपये, और एक है सीजीएसटी, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 180 रुपये।
ठीक है, अब ये 360 हो गए। अब इन देखो, इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि मनी रिसीव्ड। इसको क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इनकम है, सेल्स क्रेडिट होता है। इसको क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं एज पर मॉडर्न रूल। ओके, और जब इसको पे करूंगा तब, है ना, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और लायबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट करो। मॉडर्न रूल आपको पता ही है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज हो तो डेबिट करो, और डिक्रीज हो तो, सॉरी, इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो, और डिक्रीज हो तो डेबिट करो। तो यहाँ कम और यहाँ बढ़ रही थी, लायबिलिटी जनरेट हुई क्योंकि पैसे ले लिए मैंने, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, और अब मैं इसको पे करता हूँ तो लायबिलिटी खत्म, तो डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा SGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। 180, 180, 360। बताओ जी, आया समझ में? आज के बाद जीएसटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बताओ जी, बेस यही है जीएसटी का। ये जो इनकम टैक्स का मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वैसे आप बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं इनकम टैक्स पूरा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ जो इनकम टैक्स है, हाँ, वो एक तरह से TDS के रूप में काम कर रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें मैं बताता हूँ क्या है। जैसे ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, मिस्टर एम्प्लॉय, कर्मचारी है, मेरे यहाँ काम करता है, और इधर है ये गवर्नमेंट। मैं इस एम्प्लॉय को क्या दे रहा हूँ? सैलरी। मैं इस एम्प्लॉय को क्या दे रहा हूँ? सैलरी। मान लेते हैं मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है, ओके। अब TDS की लिमिट तो कुछ और होती है, मैंने एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए लिए, ठीक है। 1 लाख मत लो, 1 लाख पर मंथ ले लो। 1 लाख पर मंथ है तो 12 महीने के कितने हो गए? 12 लाख रुपए, है ना। इस एम्प्लॉय को मेरे को क्या देनी है? सैलरी। अब गवर्नमेंट ने मुझे एक ऑर्डर दे रखा है। क्या ऑर्डर दे रखा है? समझना, मैं इजी गवर्नमेंट में समझा रहा हूँ। उसने बोला है कि जब भी आप इसको सैलरी पे करो, हाँ, तो उसमें से टैक्स काट के मुझे पे कर दो। ये कौन सी गवर्नमेंट है? इनकम टैक्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, डायरेक्ट टैक्स है वो, इस तरह का। GST इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसने बोला है कि जब भी आप इसको सैलरी पे करो ना, हाँ, उसमें से जो भी इसको टैक्स पे करना है ना, वो मैं इससे नहीं लूँगी, आपसे लूँगी। मैं बोलूँगा मैं मेरे जेब से क्यों दूंगा, मैं मतलब बिजनेसमैन। तो मैं क्या करूँगा? 12 लाख रुपए में से टैक्स काट दूंगा, और वो टैक्स काट के किसको पे कर दूंगा? गवर्नमेंट को। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 12 लाख में से टैक्स हो गया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मैं इसको पे करूँगा, और इसको कितना पे करूँगा? 10 लाख रुपए, बस ये। अब इसकी एंट्री क्या होती है वो समझना। देखो, इसको TDS बोलते हैं कई बार। इसकी एंट्री होती है, पे करना है मुझे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ओके। सैलरी कितनी पे करनी है? मान लेते हैं 12 लाख। अब इसमें से एम्प्लॉय को कितना पे करूंगा? टू बैंक, ओनली 10। 2 लाख रुपए पे नहीं करूंगा, वो मेरे पास रखूंगा, तो एक तरह की लायबिलिटी होगी जिसको TDS बोलते हैं। कितनी? 2 लाख रुपए। तो ये लायबिलिटी जनरेट कर दी है, क्योंकि पैसा तो रख लिया है लेकिन मेरे पास नहीं रहेगा। मुझे इस पैसे को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो फिर जब मैं पे करूंगा तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो TDS डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक, खत्म, ओके। तो ये सिंपल सा इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। अभी आपके फाइनल में पूरा ही इनकम टैक्स है। मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं इनकम टैक्स के, और पेड कोर्स भी अवेलेबल है उसका, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, ठीक। तो ये हो गया। अगला आता है आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है, 6 नंबर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कुछ नहीं, मैनेजर को जो रेम्यूनरेशन देना पड़ता है उसके बारे में। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब वही है जो आप मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, या कमीशन दे रहे हैं, उसको ही रेम्यूनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस सिंपल सी बात है। एंट्री बहुत सरल है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बस वैसे ही मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट है इसको कैलकुलेट करना, बस यही एडजस्टमेंट है। अब कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आपको दो चीजें दे रखी होती है, एक तो दे रखा होता है आपको पॉइंट बिफोर प्रॉफिट, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है बिफोर प्रॉफिट, और एक होता है आफ्टर प्रॉफिट, बस ये दो चीजें होती है। और इसमें परसेंटेज दे रखी होती है 10% बिफोर प्रॉफिट या 10% आफ्टर प्रॉफिट। अगर बिफोर प्रॉफिट है ना, बिफोर डिडक्टिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन या आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, दो चीजें हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं, आपको नेट प्रॉफिट लेना है और रेट अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला पुटअप करना होता है। जब कोई एडजस्टमेंट ऐसा आएगा तब मैं आपको बता दूंगा इसको, आप एक बार ये लिख देना बस। नहीं बेटा 18% इनकम टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स की स्लैब ही अलग होती है, उसका मामला ही अलग होता है, वो आप फाइनल में पढ़ेंगे पूरा। इनकम टैक्स एक्ट ही अलग है, जीएसटी एक्ट ही अलग है। ओके, जीएसटी पर 18% है और 18% भी फिक्स नहीं है, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग है, किसी भी 12 है, किसी भी 18 है, किसी भी 28 भी है। ओके, लेकिन इनकम टैक्स में स्लैब लगता है, ऐसे रेट नहीं है, ठीक है, 10, 20, 30 ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट एंड फाइनल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, ये मैं पहले ही करा चुका हूं। मैंने बोला था ना, गुड्स को सेल करने के अलावा, गुड्स को सेल करने के अलावा, गुड्स को बेचने के अलावा कोई भी उसका और यूज ले रहे हो। वैसे गुड्स हम परचेज ही करते हैं बेचने के लिए, लेकिन आप और कोई पर्पज में यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है कई बार। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे, गुड्स आपका जो है जल गया, आग लग गई, लॉस बाय फायर, तो हम क्या करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या जला है, मशीन, तो मशीन आ जाता नहीं, क्या जला है, गुड्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं परचेज। ये मैं जनरल एंट्री कराते टाइम आपको इंश्योरेंस वाली जो एंट्री कराई थी ना, वही है, तो मैं यहाँ पर वापस आपको रिपीट नहीं कराऊंगा। ओके, ठीक, तो इसी के साथ हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इनकम से रिलेटेड करेंगे।